हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के विषय में। आप सभी को पता होगा कि आपका पहला पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आप ये पाएंगे कि क्लास 11th और 12th में आपको पढ़ाई गई हैं, लेकिन एक बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करने की और उन चीज़ों से संबंधित कंटेंट के विषय में अपनी पकड़ बनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए टारगेट सेमेस्टर आपका हाथ पकड़ के आ चुका है और अवश्य आपके टारगेट सेमेस्टर के द्वारा बीकॉम के लिए जितनी भी पॉसिबल एफ़र्ट्स होंगे वो दिए जाएंगे। बस आपसे एक विनती है कि आप लोग अपने एफ़र्ट्स को कंटिन्यूअसली करते रहें ताकि हमारे एफ़र्ट्स का कंसीक्वेंस निकले, हमारे एफ़र्ट्स का रिजल्ट अच्छा निकले। चलिए, तो हम आज बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के विषय में। डू यू नो व्हाट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट? अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनके बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग की जाती है। सीधी भाषा में कहें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट वो सिद्धांत हैं जिन सिद्धांत को मान के हम अकाउंटिंग करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द अकाउंटिंग कंसेप्ट। द फर्स्ट वन अकाउंटिंग कंसेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। द सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट। थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न। फोर्थ वन इज अकाउंटिंग पीरियड। फिफ्थ वन इज कॉस्ट। सिक्स्थ वन इज डुअल एस्पेक्ट। अब इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। आपके सिलेबस में 13-14 अकाउंटिंग कंसेप्ट दिए गए हैं, तो हम लोग एक एक करके सबकी जिक्र करेंगे। एंड आई थिंक आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो जो भी आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पहले से याद होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को जरूर लिखें ताकि हम भी इवेल्युएट कर पाएँ कि आप किस प्रकार के नॉलेज रखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाउ व्हाट डज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग जब भी हम करेंगे तो बिजनेस के ऑनर को और बिजनेस को, किसको? बिजनेस के ऑनर को यानी बिजनेस के मालिक को और बिजनेस को अलग अलग एंटिटी मानेंगे। इसको हम इसीलिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं क्योंकि इन दोनों को सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया जाता है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि ऑनर ऑफ द बिजनेस इज आउटसाइडर। हमारे बिजनेस का ऑनर जो है वो आउटसाइडर है, ठीक है। और हम उसको ऐसा नहीं ट्रीट करेंगे कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर सेम ही व्यक्ति है, ठीक है। सो द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट द एंटिटी ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। एंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, पहचान। जो व्यवसाय की पहचान है वो व्यवसाय के मालिक से अलग है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। व्हाट डज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से? द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से दैट we can record only those transactions, we can do accounting of only those transactions which can be measured in terms of money। हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग कर सकते हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एंड द ट्रांजेक्शन्स which cannot be measured in terms of money, we cannot do accounting of such transactions। हम इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, the transactions which can be measured in terms of money, only they can be recorded in the books of account, and rest of the transactions which cannot be measured in terms of money, you cannot keep these transactions in books of account। For example, आपका स्टाफ का मोटिवेशन लेवल, आपके स्टाफ का मोटिवेशनल लेवल ये डेफिनेटली आपके बिजनेस को प्रभावित करता है। सिंस दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वी कैन नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने कभी देखा है किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसी अकाउंटिंग की किताब में ऐसा लिखा हुआ हो कि हमारे बिजनेस के स्टाफ का मोटिवेशन लेवल अच्छा होता है, हमारे बिजनेस में के स्टाफ में स्ट्राइक नहीं करते हैं? तो ऐसा कभी देखा है आपने? क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ये जो सारे इवेंट्स है भले ही हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई मॉनेटरी नेचर नहीं है, इनको मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ व्हाट अबाउट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है इट विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। हम ये मान के चलते हैं कि यदि हमने बिजनेस खोला है तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन करेगा। So according to business going concern concept, the business will last for a long time। बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा और इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या है?
हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही अपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट पे, वो किस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो वो है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो यदि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो ऐसा तो नहीं ना है कि आपने जो मशीन खरीदा है वो मशीन भी लंबे समय तक चले, क्योंकि हर एक चीज़ का एक लाइफ होता है। ठीक है, वो मशीन यदि खरीदा गया तो वो मशीन एक दिन खराब हो जाएगा, इसीलिए वो जब तक खराब हो जाए उसके लिए हम कुछ प्रबंध करें, कुछ पैसा, कुछ प्रोविजन बनाएं। इसलिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, ताकि हमको ये एहसास रहे कि हमको 10 साल बाद एक नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारा बिजनेस 10 साल बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब हमने गोइंग कंसर्न में क्या देखा कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अगर बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, लॉस कितने हो रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितने इनकम्स हो रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट दिस। तो इसके लिए आया है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि हम अपने ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है हमारा बिजनेस जिसमें सर्वाइव करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ईयर्स में बांट देते हैं, और उन ईयर्स में हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। ठीक है, so the accounting period concept says that the period of interval for which the accounts are prepared to know the profit or loss and the financial position of the business. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि हमको अपने इस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को ब्रेक कर देना चाहिए ईयर में, जिसमें हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस लेवल को, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को, अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को इवेल्युएट कर पाएँ, फाइनल अकाउंट्स को बना पाएँ और अपने बिजनेस के लिए जजमेंट पास कर सके कि हमारा बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है। The fifth one is cost concept. Now what is cost concept exactly? Cost concept says that if you purchase any asset, then you should record the asset on its original cost value at which you acquired it. For example, यदि आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो फिक्स्ड एसेट आपने जितने पैसे में खरीदा है उतने पैसे में ही आपको रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है, और ये एक डिमेरिट भी है हमारे अकाउंटिंग का, पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सेज दैट यदि कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन को आपने जिस डेट पे किया है उस डेट पे आपको उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जितना भी एक्सपेंस लगा है उसी एक्सपेंस पे या फिर उसी इनकम पे उस ट्रांजैक्शन को आप ईयर टू ईयर दिखाएंगे। ठीक है, अगला है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तो बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। एंड इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देन डेफिनेटली यू कैन पिन योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स और हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एग्जैक्टली? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में यदि कोई भी काम होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन यदि होता है, कोई भी इवेंट यदि होता है, तो एवरी इवेंट एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक इवेंट का दो इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट डेबिट होता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होता है, यानी दोनों ही अपोजिट होते हैं। ठीक है, एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, रिसीविंग एक्सपेक्ट एंड गिविंग एक्सपेक्ट। यानी हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, दो रूप होते हैं। यदि हम एक हाथ से कुछ ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से हम कुछ देते भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी डेबिट देयर इज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अब देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन वैसे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि बनते हैं तो ऐसे पूछ सकता है कि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। क्लियर है? अगला रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि जिस दिन आपने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को सेल कर दिया है उस दिन आपको अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना है। इट डज नॉट मैटर दैट वेदर यू हैव रिसीव्ड द कैश और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कैश रिसीव किया है कि नहीं किया है। द मैटर इज दैट वेदर यू हैव सोल्ड द गुड्स और नॉट। जिस दिन आपने अपने गुड्स को बेच दिया, यू कैन कंसिडर दैट यू हैव जनरेटेड द रेवेन्यू। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट किस कंसेप्ट पे बेस्ड है तो ये भी याद रखना है आपको, एक्रूअल बेसिस। किस पे? एक्रूअल बेसिस पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे कितने बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। तो दो बेसिस होते हैं, एक होता है एक्रूअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। आई थिंक आपने पढ़ा होगा। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
और कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताइए, थोड़ा मज़ा है हमको भी, हम देखें कि आपके नॉलेज का लेवल कैसा है। चलिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं भाई आप लोग, हमारे देश के राजधानी में, हमारे प्रदेश की राजधानी में पढ़ रहे हैं आप लोग हैं, तो उस प्रकार से आपका होना चाहिए नॉलेज। ठीक है, अगला है कुछ आपका 8वां कंसेप्ट, इसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। इसमें क्या करना है, हमको मैच करना है। किसको मैच करना है भाई? लड़का लड़की को मैच नहीं करना है, यहाँ पे मैच करना है एक्सपेंस को और रेवेन्यू को। सो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट यू हैव टू मैच योर एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू, ताकि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जितना भी आपने एक्सपेंस किया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको कंपेयर करिए उस रेवेन्यू से जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच टू विच दे रिलेट एंड नॉट व्हेन दीज आर पेड। अच्छा, एक और चीज़ इसमें कहा गया है कि आपको जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो एक्सपेंसेस इसी साल के रिकॉर्ड करने हैं, आगे या पिछले साल के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को इस साल में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब होता है बताना, दिखाना। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि हमारे अकाउंटिंग के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशंस आप ऑनेस्टली डिस्क्लोज कर दीजिए पब्लिक को और इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो भी हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली एंड शुड कंटेन ऑल रेलेवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड देयर अकम्पनिंग फुट नोट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी जितना भी, बस इतना आप समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल ये हो रहा है, इतना बस आप समझिए कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके अकाउंटिंग से संबंधित जितने भी रेलेवेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन हैं उन सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस को आपको डिस्क्लोज कर देना है पब्लिक को, ताकि पब्लिक और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करें और आपको ऐसा ट्रीट करें कि यू आर द ऑनेस्ट बिजनेसमैन, आपने सारी बात बताई है, कोई चीज़ आपने छुपाई नहीं है। क्वेश्चन 10 की हम बात कर लेते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट नंबर 10। ये क्या है? इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सबसे पहले समझिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, जो आप लोगों में नहीं है। निरंतरता पढ़ाई की, किसी भी काम को करने की निरंतरता। अब देखिए, ये निरंतरता भले आपके जीवन में नहीं है लेकिन अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट कंसिस्टेंसी ये कहता है कि आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अपनाया है उनको आपको यूनिफॉर्म रखना है और कंसिस्टेंटली उन्हीं पॉलिसीज़ को, उन्हीं प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना है ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यू शुड कंसिस्टेंटली फॉलो ऑल दोज प्रिंसिपल्स, guidelines, accounting policies and practices that you have adopted। ठीक है, और आपको ईयर टू ईयर उसी अकाउंटिंग कंसेप्ट को, उसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है। ठीक है, और अननेसेसरी कोई चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आपने इस साल कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी पे, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आपने अकाउंटिंग किया और अगले साल आपने बदल दिया, तो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के विरुद्ध हो जाता है। और इसमें दिक्कत क्या होती है कि यदि आपने पिछले साल अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो अपनाए थे वो अलग था और इस साल का अलग है, देन इन दिस केस यू कैन नॉट एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द ईयर्स, यू कैन नॉट कंपेयर। आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही साल में अकाउंटिंग करने का अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग प्रैक्टिस डिफरेंट था। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे अकाउंटिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कंपेरेबिलिटी, उस कंपेरेबिलिटी को मीट किया जा सके, हमारे अलग अलग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो, आसानी से उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। सबसे पहले समझिए प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमता। अब देखिए यहाँ पे हम भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि बुद्धिमानी इसी में है कि आने वाले जितने भी आपके भविष्य में समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए आप तैयार हो जाएं, और बेवकूफ़ी इसमें है कि जो भविष्य में आने वाली आपके लिए खुशियां हैं। एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट्स।
तो बेवकूफ़ी इस चीज़ में है कि आपको जो भविष्य में खुशियाँ मिलने वाली हैं, जो पैसे मिलने वाले हैं, उसके लिए आप अब आज ही से खुश हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रूडेंस का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान खोजना है, ना कि जो भविष्य में आने वाली खुशियां हैं उनके विषय में आज से ही खुश हो जाना है। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एंटिसिपेट करेंगे सारे के सारे होने वाले बिजनेस में लॉसेस जो फ्यूचर में हमको हो सकते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी अकाउंटेड बट ओनली पॉसिबल लॉसेज, यानी भविष्य में होने की जो हानियों की संभावनाएं हैं उनको हमको रिकॉर्ड करना है, बट वी हैव टू कंप्लीटली इग्नोर द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। हमको जो भविष्य में प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनको हमको एंटिसिपेट नहीं करना है, रैदर हमको एंटिसिपेट करना है पॉसिबल लॉसेस को। क्लियर है? अगला है मटेरियलिटी। तो व्हाट डज द मटेरियलिटी सेज? अब ये जो मटेरियलिटी है ये आपका अपोजिट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है बेटा सब डिस्क्लोज कर दो, सब बता दो। लेकिन मटेरियलिटी कहता है कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, मटेरियलिस्टिक यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ओनली यू हैव टू डिस्क्लोज दीज फैक्ट्स। और आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है ऐसे फैक्ट्स को जो इमैटेरियल हैं, जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इनसिग्निफिकेंट एंड इमैटेरियल फैक्ट्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, मटेरियल यानी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें इंटरेस्टेड पार्टीज को इंटरेस्ट है, जिसमें हमारे आउटसाइडर्स को इंटरेस्ट है, वो हम बताएंगे, ना कि वो चीज़ें जो उनके लिए टाइम वेस्टर्स होंगी, जो उनका केवल समय बर्बाद करेंगी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो केवल मटेरियल इन्फॉर्मेशन की जब हम डिस्क्लोज करते हैं तो वो आता है आपके मटेरियलिटी के अंदर। और यदि हम सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं वेदर इट इज़ मटेरियल और नॉट, देन इट इज़ कवर्ड अंडर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट? देखिए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको सामान बेचा, आपका नाम रोहन है और हमने आपको सामान बेचा। आप कहे कि सर 30 दिन बाद हम आपका पेमेंट कर देंगे। हम कहे कोई दिक्कत नहीं है रोहन, तो बहुत ईमानदार आदमी हो, 30 दिन बाद बिल्कुल पेमेंट कर दोगे, हमको विश्वास है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आजकल के ज़माने में किस प्रकार मनुष्य का फितरत और मनुष्य का जो प्रकृति है वो बदल जा रहा है। तो 30 दिन बाद आप भी जो रोहन है वो बदल जाते हैं। 30 दिन बाद जब हम आपके पास जाते हैं, हम कहते हैं कि सर पेमेंट आपको करना था। तो आप कहते हैं कि कौन आप, मैं पहचाना नहीं आपको, आप कौन है सर? अब ये कंडीशन जब होती है तो बिजनेस में हम लोग कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन से बचने के लिए हम एक एविडेंस बनाते हैं। हमारे पास एक फुल प्रूफ सबूत रहता है कि हमने आपको सामान बेचा था और आपने इतने पैसे का सामान बेचा था। ठीक है, और आपको इतने दिन के बाद पेमेंट करना था। अब ये बातें जब हम एक किसी भी डॉक्यूमेंट पे लिख देते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे उस व्यक्ति का सिग्नेचर करवा लेते हैं, अपना सिग्नेचर कर लेते हैं, तब वो व्यक्ति हमारा चेहरा पहचानने से इनकार नहीं कर सकता है, चाह कर भी, क्योंकि हमारे पास फुल प्रूफ एविडेंस है, पकड़ा जाएगा बेचारा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उन सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को आपको सपोर्टिव एविडेंस से उनको सपोर्ट करना है। सपोर्टिव एविडेंस यानी उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जिस भी प्रकार के आपको वाउचर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिस भी प्रकार के बिल की आवश्यकता पड़ती है, उन बिल पे उन ट्रांजैक्शंस को लिखें ताकि उन ट्रांजैक्शंस को फ्यूचर में रेफर किया जा सके, उसका फ्यूचर रेफरेंस लिया जा सके और इस बात को सिद्ध किया जा सके कि यू हैव डन दिस ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो ये तो थे आपके अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट और इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज करना चाहेंगे। लेकिन एक और चीज़ कहना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा अब उठ जाइए क्योंकि समय कम है। आपके एग्ज़ाम्स 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं एंड आज 4 फरवरी है। मुश्किल से 11 से 12 दिन है आपके पास और आपके पास सब्जेक्ट हैं 5-5 और 5-5 सब्जेक्ट में 4-4 यूनिट्स हैं,
यानी 5 चौक को 20, 20 आप समझ जाइए, एक तरह से 20 आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि एक यूनिट में टोटली एक अलग ही टॉपिक डिस्कस किया गया है। और आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और आज ही से काम करना शुरू करिए। और जो लोग शिथिल हैं उनको उठा दो यार, जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे, या फिर जिनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आसान है फर्स्ट सेमेस्टर, बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर 12 दिन पहले भी नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, फेल भी हो सकते हैं। इस बात का एहसास करें और जल्दी से पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी करना शुरू करें। और सारथी बैच यदि आपने नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सारथी बैच को परचेज कर लीजिए। और एक और काम कर लीजिए, सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है, उसका भी लिंक दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें आप लोग कर लीजिए, सारथी परचेज कर लीजिए और सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए। और एक और चीज़, आप लोग जितना ही ज़्यादा लोगों तक, जितना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस को पहुंचाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमको ऐसा एहसास होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की सहायता कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं। और ये मत सोचना कि क्लासमेट को अगर शेयर कर देंगे तो उसका हमारा नुकसान हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा, उल्टा वो व्यक्ति आपको दुआएं देगा और आपकी तरक्की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।